हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपकी जो वार्डर की मैथ की हम क्लास ले रहे थे, उसमें जो आगे हमारा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपका होगा 13/6/2024 को आया हुआ वार्डर का पेपर। ये हमारे पास थर्ड शिफ्ट में पेपर है और अभी के लिए ये हिंदी में है। ठीक है, मैंने एक दो दिन में मैं इसको बाइलिंगुअल अरेंज करूंगा। बाइलिंगुअल का मतलब उसमें की हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। उसके लिए थोड़ी पीपीटीज वगैरह बनानी पड़ेंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अभी एक एक दिन और, यानी कि 23 तारीख से, मतलब ये वाला पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका होगा वो आपका अगला जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। किस वाले को? कीस्टोन क्लासेस वाले को। टेलीग्राम पे चैनल है। आपको अगर क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए या फिर इससे रिगार्डिंग इस चैनल पे जो कुछ भी आएगा वो आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, एक चैनल हमारा बेस्ट पीवाईक्यूज का भी है। ठीक है, बेस्ट पीवाईक्यूज को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको पीवाईक्यूज के अंदर जो अच्छे क्वेश्चंस है, जैसे कि 20/4 हो गए या 3 हो गए, यानी कि जो 4-5 क्वेश्चन जो ठीक ठाक अच्छे, नो मतलब एवरेज या अबव एवरेज जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं इसमें डालता हुआ चलूंगा, या फिर नए जो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हो, जीएस को लेके इस चैनल से जुड़े थे, तो आपकी जो जीएस की क्लासेस होंगी वो आपकी कीस्टोन एसएससी वाले चैनल पे होंगी, ना कि कीस्टोन क्लासेस वाले पे। ठीक है, फर्दर जो भी जीएस की क्लास होगी वो आपकी इस पे होगी। आज एक आएगी जहां तक है इस पे क्लास। बाकी आज जो हम करने वाले हैं वो है 13/6/2024 का पेपर। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, हिंदी में हमें अवेलेबल था। और ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट एक और आएगा। उसके बाद जो आपकी चीजें हैं वो बाइलिंगुअल चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद चीजें बाइलिंगुअल चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्वेरी ज्यादा आ रही है, मुझे लगता है अब करा भी देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 7 लड़कों के एक समूह में उनमें से 6 की उम्र 24, 25, 27, 18, 19 और 21 है। यदि पूरे समूह की औसत आयु, यदि पूरे समूह की औसत आयु, ये यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 22 साल है। ठीक है, 22 साल है, तो सातवें लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। मैंने बोला अगर पूरे समूह की जो एवरेज आयु है वो 22 है और मेरे को यहाँ पे 6 बंदों की दी हुई है, मैंने बोला ये जो एवरेज से है, देखो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका है कि हम इन सबको जोड़ें, 7 × 22 करें, उसमें से इन सबके योग प्लस को माइनस कर दें। वो तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका हो गया। हमें एग्जाम अप्रोच देखनी है कि एग्जाम में हमारा टाइम कैसे बच सकता है, तो मैं वो आपको चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेसिक से नहीं करा रहा मैं, ये जो भी चीजें हैं कोई बोलता है तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, और टाइम का डिफरेंस आप देख सकते हो उसमें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बताया आपको, वहां पे आपका टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। तो जो करने के तरीके एग्जाम में है, मैं आपको सिर्फ उन्हीं से, मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं से डील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैंने बोला एवरेज अगर 22 है, मैंने बोला ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से 2 ज्यादा है। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये एवरेज से 3 ज्यादा है। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये एवरेज से हमारा 4 ज्यादा है। अगर मैं 18 की बात करूं तो ये एवरेज से कम है। कितना कम है? 4 कम है, माइनस का 4 लिख लेंगे। अगर मैं 19 की बात करूं तो ये एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से 3 कम है। अगर मैं 21 की बात करूं तो ये एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से 1 कम है। ठीक है, मैंने बोला एवरेज इतना था और ये इतने कम ज्यादा है। मैंने बोला अगर मेरा जो फर्क पड़ेगा वो इन्हीं की वजह से पड़ेगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने ज्यादा है या कितना कम है। तो अगर मैं टोटल करूंगा तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट हो जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस का 3 ये कट हो जाएगा, और आपका 22, 3, 25, 4 और 2 6, 5, ये 5 आएगा, सॉरी ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्लस का 1 बचेगा, उससे ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा कि अगर हम पूरे को टोटल वगैरह करते हैं तो ये जो है नया बंदा जो होगा वो +2 होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे इन सब का सम करके यहाँ पे नए बंदे से 2 ज्यादा मिल रहा है मेरे को। अब एवरेज हमने कितना माना था? एवरेज हमारा 22 था, टोटल का 22 था। तो जो न्यू बंदा है, सातवां बंदा है, क्योंकि यहाँ पे +2 ऑलरेडी है और 22 का अगर मैं एवरेज मान रहा हूं, तो जो नया बंदा है वो कितने का आना चाहिए? वो 20 kgs का आना चाहिए, या सॉरी ईयर्स का आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर जो नया, जब हमारे पास जो बंदे हैं ऑलरेडी उनमें जो एज है वो +2 जा रही है, तो नया बंदा जो आएगा वो -2 का आएगा। तो हमने जो एवरेज माना था हमने उसमें से घटा दिया। बस हमारा सिंपल सा ये यहीं पे इसी कॉलम पे ही ये आंसर जो है यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मैंने आपको दूसरी तीसरी क्लास में, दूसरी तीसरी में ना, तीसरी चौथी क्लास में से कोई सी में को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। तो वही क्वेश्चन है कि को प्राइम नंबर, और ये तो अब मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका जो एचसीएफ है वो 1 होता है।
HCF एक होता है, यानी कि वो एक ही संख्या से आपस में कट पाते हैं। जैसे कि कोप्राइम नंबर्स एक्चुअल में प्राइम नंबर्स नहीं होते, ये भी बात आपको याद रखनी है। कोप्राइम नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते, ठीक है। प्राइम नंबर्स नहीं होते, मजे क्या मतलब है, ये दो संख्याओं का जोड़ा है, को की बात कर रहे हैं ना, दो संख्याओं का जोड़ा है। प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं, ये बात गलत है। ओनली प्राइम नंबर वाली जो कंडीशन है कि ये सिर्फ ओनली प्राइम नंबर्स के केस में ट्रू होगा, ये गलत है, ठीक है। ट्विन प्राइम के केस में ठीक है कि ट्विन प्राइम जो है वो ओनली प्राइम बनेंगे, ठीक है। अब ओनली प्राइम नहीं बनेंगे इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 13 और जो 14 है ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, कि इनका जो HCF है आपस में एक है, लेकिन ये तो प्राइम है ये तो प्राइम नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ओनली प्राइम का केस नहीं बनता। सिर्फ हाँ प्राइम नंबर हो सकता है लेकिन ओनली प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। HCF इनका 1 बनेगा, इसके अलावा इनके बीच में कोई आपका जो है फैक्टर शेयर नहीं होगा। और क्या बता रहा था मैं, और क्या बता रहा था, हाँ एक क्वेश्चन और आया था आपका को प्राइम के ऊपर, कि जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। ये आपका अभी पीछे किसी शिफ्ट में पूछा भी गया था, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो आपके को प्राइम होते हैं, सॉरी कट हो गया तो मिटा देते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वन लाइनर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो 2 सेकंड के अंदर आप क्लिक करके ऐसे निकल जाओगे आगे। आपको नहीं आता होगा और आपका दिमाग अच्छा शार्प चलता होगा तो आप उस पर कम से कम 30-40 सेकंड माइंड स्टॉर्म करोगे, उसके बाद अपना आंसर लगाओगे, तो 30-40 सेकंड तो यहाँ पे बच ही जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कोपराइम हमने बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है, उसमें कोई अब ज्यादा मेरे को लगता नहीं पढ़ाने वाली बात है। नीचे दिया गया है पाई चार्ट वर्ष 2021-2020 में 800 लोगों द्वारा पसंदीदा ग्रीष्मकालीन गतिविधियों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से मेरे को एक सेकंड दीजिएगा। एकदम से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ जी, तो मेरे से बोला है ग्रीष्मकालीन है और 800 लोगों का है, मतलब यहाँ भी 800 लोग हैं। एक बात समझो, यहाँ भी 800 लोग हैं और यहाँ भी 800 लोग हैं, तो यहाँ के 100% की वैल्यू भी 800 है, यहाँ के 100% की वैल्यू 800 है। अगर ये वैल्यू चेंज होती तो यहाँ पे फर्क पड़ता कि यहाँ का जो ये 10% निकल के आएगा, ये भी 80 निकल के आएगा, यहाँ का 10% भी 80 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सेम है तो यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं 800 को कंसीडर करूं या ना करूं कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ मैं परसेंटेज को कंसीडर कर लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दोनों वर्षों में सबसे कम पसंद की गई थी। मैंने देखा भैया ये भी अगर 1% की वैल्यू मेरे को 8 निकाल के देगा, ये भी 1% की वैल्यू 8 निकाल के देगा, तो सबसे कम परसेंट जो इन दोनों में है उसी को मैं आंसर लगा देता हूं। मैंने वो देखा बाइंडिंग जो है यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, तो ये टोटल में 10% है। बाकी कोई 10 से कम बैठेगा, कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो तैरना तो अकेला यहीं पे 10 है और यहाँ पे कुछ और छोटा है और कुछ छोटा है। यहाँ पे तैरना अगर 8 है और यहाँ पे तैरना अगर 10 है तो ये तो 18 बन गया, तो 10% हमारा किसका बनेगा, बाइकिंग का 10% बनेगा। यानी कि अगर मैं दोनों को 100 प्लस 200 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें से 10% जो बनेगा वो बनेगा हमारा बाइकिंग का। 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। 10% की आपको निकाल, अगर फर्दर आपसे कोई पूछता है तो हमसे सबसे कम परसेंट में कौन दिख रहा है, बाइकिंग दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक कंटेनर तरल में भरा है, एक कंटेनर तरल से भरा है जिसमें कि 7 भाग पानी और 9 भाग सिरका है। 7 पार्ट जो है वो वाटर है और सिरका यानी कि 9 पार्ट जो है वो सिरका है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी
डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी आधा सिरका हो जाए। मैंने बोला भाई टोटल देख लेता हूं मैं, वाटर और सिरका है मेरे पास, ठीक है। मैं टोटल देख लेता हूँ। टोटल मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया कि टोटल जो है वो 16 होगा। अब उसने बोला सेकंड वाली कंडीशन में कुछ निकाल के कुछ डाल दिया, और क्या मिला दिया, मेरा क्या मिलाया इसने, आधा पानी आधा सिरका। पानी डालना चाहिए, ठीक है, पानी को ऐड करेगा। मैंने बोला यहाँ से जो टोटल बनेगा वो मेरा बनेगा 2। मैंने बोला भाई कुछ भाग निकाला और उसी उतने ही भाग जो है पानी डाल दिया, ठीक है। भाई 10 लीटर की बाल्टी थी, 10 लीटर की बाल्टी में से 2 लीटर निकाला, 2 लीटर ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी तो बराबर रहेगी। मैंने बोला टोटल बराबर रहना चाहिए। अगर टोटल बराबर रहना चाहिए, ये 16 है ये 2 है, तो इन दोनों में 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ भी 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब जो है अब ठीक बात है, अब क्वांटिटी बराबर है, अब कुछ भी निकालो कुछ भी डालो, अब उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने बोला 8 8 हो गया है, पहले ये 7 था, अब ये 8 हो गया है, पहले ये 9 था, अब ये 8 हो गया। मैंने बोला यहाँ पे 1 कम हो गया है, और यहाँ पे 1 बढ़ चुका है, ठीक है। तो पानी कहाँ से लग गया। कोई बात नहीं। तो हमने क्या नहीं बोला कि 8 8 हो गया। मैंने बोला अगर सिरका 9 से 8 हो गया है, तो एक भाग चेंज हुआ है, एक भाग चेंज हुआ है किस पे, 9 पे चेंज हुआ है। बस यही हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरे में से हमने 1/9 भाग निकाला, और 1/9 भाग हमने किस में डाल दिया, हमने वाटर डाल दिया उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या व उनकी बिक्री को दर्शाती है। कंपनी ए और बी के बिना बिके स्कूटरों की कुल संख्या बताओ। भाई मेरे को निर्मित बताया गया है, मेरे को बेचे गए बताया गया है, तो मैं बोलूंगा जो बचे हुए 25% हैं वो नहीं बिके। अगर 25% नहीं बिके, तो मैं यहां से देख के सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि 25 दूनी 50, यानी कि 5000 जो आर्टिकल्स हैं स्कूटर के वो नहीं बिके। यहां से मैंने बोला 67 बिक गए, तो 33% नहीं बिका। अगर 33% नहीं बिका, तो मैं बोल सकता हूं कि 15,000 की वैल्यू अगर 100% है तो 33 की निकाल लेता हूं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, 15 × 45, 15 × 45, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 15 × 45 4,500, 4,500 और 450, ये हमारा आ जाएगा 4950, ठीक है। इसको ये कितना आ गया, इसमें कितने नहीं भी है, 4950 नहीं भी है, मेरे से टोटल पूछा है, तो 0 5 9 और 5 और 4 9, 9950 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 25,000 रुपए पर एक वर्ष में 24% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मेरे से बोलते हैं अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 24 ईयर्स 1 साल का है, तो मैं बोलूंगा आधे साल का कितना होगा, भाई आधे साल का 12% होगा, बाकी बचे हुए आधे साल में फिर 12% मिलेगा। लेकिन अगर ये 2 बार अर्धवार्षिक रूप से संयोजित मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा इस 12 पे भी दोबारा टैक्स मिलेगा, वो सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा। इस 12 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई में 12 अपॉन में 100। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, अब इसको थोड़ी सी इसमें और अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो कि ये जो आएगा ये रेट का रेट परसेंट ही तो है, ये चीज जो है वो रेट की रेट परसेंट ही तो है। मैं सीधा अंतर यहां से नहीं बोल सकता। अगर मेरे को सिंपल एक ही डिजिट दी है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ ये रेट का रेट परसेंट आएगा, यानी कि 12 12 144 और परसेंट हटाएंगे तो 1.44, ये मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वैसे अगर पूरे साल पे लगता तो 24 मिलता, लेकिन इस केस में मेरे को 25.44 मिल जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से लगा है।
तो सूदखोर ने फायदा उठा लिया अर्धवार्षिक बोल के। मैंने बोला भाई 100% की वैल्यू जो है वो 25,000 है, यानी कि 25,000 बट्टे में 100, और मैं बोलूं कितने परसेंट की वैल्यू मेरे को चाहिए, 25.44% की चाहिए। मैंने बोला 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो टिका देते हैं, 2 जीरो ये काट देते हैं, 1 जीरो ये काट देते हैं, 25 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये हमारा आएगा 5 दूनी 10 की जीरो, एक हासिल, ज्यादा तो कटेगा नहीं, इतना लंबा तो नहीं आने वाला। तो मैंने इकाई का अंक देखा 0 और मैंने आंसर लगा दिया 6360, हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, DSSB का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। 0.14 के ऊपर बार को ए और बी में हमें ए बाई बी में हमें व्यक्त करना है, हमको पता है हमें कुछ नहीं करना। हमने बोला 0.14 के ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार है उतने हमें 9 लिखने हैं। हम लिखेंगे 14, जितने के ऊपर बार था कितने के ऊपर था 9, जितने के ऊपर बार नहीं था उतने के लिए 0, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको ऊपर वाले में से घटा देंगे। 14 माइनस में 1 अपॉन में 90 जो है, यानी कि 13 अपॉन में 90 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की तो बात है नहीं, कम से कम 100 बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ SCM एंड LCM of two numbers is 3, 4, 6, 8. If the one number is 68, find the SCF of the number. ठीक है, मेरे से बोला है कि दो संख्याओं का जो SCF और LCM है उनका मल्टीपल जो है वो 3, 4, 6, 8 है। एक नंबर अगर उनमें से 68 है तो SCF ज्ञात करो। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि इस बात को याद रखो कि LCM मल्टीप्लाई में SCF जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने बोला मेरे को ये दिया हुआ है, मैंने बोला 3, 4, 6, 8 दिया हुआ है और उसमें से मेरे को एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 68, तो हम यहाँ से सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट काटना स्टार्ट करता हूँ। कितने से कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32, 2 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28, 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो हमारा कितना आ गया 51। क्या इसने हमसे सेकंड नंबर पूछा है? इसने हमसे पूछा है SCF। अब इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, आपसे पहला नंबर देके सेकंड पूछता है, लेकिन यहाँ पे ये खेल गया। अब जिसको आदत है इस तरह के क्वेश्चन करने की, जिसने 20-30 लाइन से लगा रखे हैं, वो यहाँ पे 51 मार्क करके आ जाता, वो यहाँ पे 51 मार्क करके आया था। गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, मतलब गारंटी, मतलब कि 60% बंदे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन एकदम से परफेक्ट करा हुआ है, तो वहां पे 51 मार्क आए थे। लेकिन उसने हमसे पूछ लिया SCF। अब SCF क्या होगा भाई, एक नंबर 68 है, एक नंबर 51 है। मैंने बोला इनका SCF क्या होगा, इनका SCF या तो इनका अंतर होगा या तो इनका अंतर का मल्टीपल होगा। अंतर कितना बना इनका 17। अब या तो अंतर, क्योंकि इसके तो मल्टीपल दो ही होते हैं, 1 और 17, मैंने 17 से काट के देखा, 17 चौका 68 कट जाएगा, 17 तिया 51 कट जाएगा, तो हमारा SCF कितना हो जाएगा 17 जो है हमारा SCF यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 50,000 रुपए की लागत से बने घर का मूल्य 12% प्रति वर्ष की दर से घटता है। निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? क्वेश्चन आपका सिर्फ कैलकुलेशन बेस है और कुछ है नहीं, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। मैंने बोला भाई 12% है, 12% की वैल्यू 3/25, 3/20, 4 पंजे 20, हाँ 3/20। ठीक है, क्योंकि घट रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 17/20। मैंने बोला 3 साल तक की, अब ये मत बोलना कि परसेंटेज को A/B वाले फॉर्मूले में क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो 3 वाली है और 12 की है, और सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके मेरी जीरो जब कट रही है तो मैं यहाँ पे A+B वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, लगेगा फिर भी।
कोई ये बोले कि नहीं लगेगा, मैं लगा के भी दिखा दूंगा। अब कुछ आपको वो भी तो करना पड़ेगा ना, किस तरह के क्वेश्चन में मेरे को कौन सी चीज अप्लाई करने से फायदा मिलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करके आपको फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। आप कम से कम 10 से 12 सेकंड अपने गवा दोगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जीरोस आएंगी और जीरोस कट जाएंगी, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा भाई 50,000 आज की वैल्यू है, ठीक है। सॉरी 5 लाख का नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख आज की वैल्यू है। एक साल बाद 17/20 हो जाएगी, सेकेंड साल बाद 17/20 हो जाएगी, थर्ड साल बाद फिर 17/20 हो जाएगी। तो 1 2 3 0 तो ये खत्म हो गई, और 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या ये कटेगा? क्या ये कट हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, ये कट हो तो जाना चाहिए कायदे से। 12% की दर से घट रही है, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 25 आएगा, सॉरी 17 बनी, 25 आएगा, 25 ही कर रहा था, गलत कर दिया, कोई बात नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक। ये हमारा ये 25 आएगा, ठीक है। 25 आएगा, घटेगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 22/25, ठीक है। 22/25 हमारी वैल्यू कितनी है, 5 लाख। 5 लाख एक साल बाद 22/25 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर 22/25 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 22/25 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो 25 चौका 100, और 25 चौका 100, और 25 दूनी 50, तो 4 चौक 16 दूनी 32, और 32 मल्टीप्लाई में 8, ये हमारा आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 1331। मैंने इसके तीनों के 2 निकाल लिए, 8 मल्टीप्लाई कर दिया, और तीनों की 11 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 का क्यूब मेरे को पता है 1331 होता है। अब मैं इसको और आगे फर्दर करूंगा तो 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल, और 8 तिया 24 और एक 25, 256 मल्टीप्लाई में 1331। तो हमारा मेरे को दिख रहा है यहाँ से इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। और मैंने ऑप्शंस को देखा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है तो मैंने ऑप्शन की तरफ एक निगाह मारी, तो ये ना इसमें इकाई का अंक 6 है, ना इसमें 6 है, ना इसमें 6 है, सिर्फ एक में ही इकाई का अंक 6 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 340736। ये हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 तक देख रहे हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आप लोगों को मेरी वॉइस जो है, जो फ्रीक्वेंटली मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को जो मेरी वॉइस है वो कम सुनाई देती है। मतलब आप जो फोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में, जिसमें भी देखते हो, लीड लगा के देखते हो, क्या मेरी वॉइस जो है क्लास के दौरान कम आती है? कुछ कुछ क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन क्या सारी ही क्लासेज में कम आ रही है? तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर सारी में ही कम आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, विनय एक प्लेट पर 17%, विनय एक प्लेट पर 17% की छूट देता है, ठीक है, दे दो, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। यानी कि छूट जो होगी वो हमारी एमपी पे होगी। अगर 17% की छूट दे रहा है, अगर मैं 100 में से घटाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि 83% ऑफ एमपी की बात कर रहा है। छूट देने के बाद जो प्राइस आएगा वो 83% ऑफ एमपी आएगा। और अंकित मूल्य 182 है। मेरे को इसको अभी रख लेते हैं साइड में। यदि विनय द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो स्लेट की कीमत बताओ। विनय द्वारा लाभ जो है वो 130% है। अगर मैं एसपी की बात करूं इन टर्म्स ऑफ सीपी, 130% ऑफ सीपी जो है वो हमारा एसपी होगा। मैं बोलूं ये भी एसपी है क्योंकि छूट के बाद भी एसपी बनेगा और प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी एसपी बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 83% ऑफ एमपी जो है वो इज इक्वल टू है 130% ऑफ सीपी के। ऑफ से और परसेंटेज से ये दो आपस में कट जाएंगे, तो मैं बोलूंगा ये जो एमपी है बट में सीपी है, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 130 अपॉन में 83। अब 130 और 83 में नहीं कटता कुछ भी नहीं कटेगा। तो मैंने बोला कि मेरे को क्या पूछा है, मेरे से लागत मूल्य पूछा और दिया क्या है, मेरे को अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा 130 की जो वैल्यू है, इस 130 की जो वैल्यू है वो मेरे को क्वेश्चन ने दी हुई है 182, और मेरे से 83 की वैल्यू पूछी है। 83 की निकाल देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 182 अपॉन में 130 और मल्टीप्लाई में 83। एक सेकेंड देना।
ठीक है, 83 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारा जो आंसर्स हैं ये तो पॉइंट्स में आ रहे हैं। अब हम करें क्या, अब मैंने देखा कि इकाई का अंक देख लेता हूं मैं। मेरे को यहाँ से इकाई का अंक अगर मिल गया तो इकाई का अंक जो तीनों का है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ तो पॉइंट के बाद जीरो आएगा, अगर मेरा इकाई का अंक मेरे को मिल जाता तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक निकाल लेते हैं। मैंने बोला 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13, कितना बच गया हमारा, 13 चौका 52, हाँ कट तो रहा है, 13 एकम 13 और 5 और 3 8, 13 चौका 52 और 4 तिया 12। यहाँ देखिए यहाँ पे जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इकाई का अंक हमारा 0.2 आना चाहिए। इकाई का अंक जो 0.2 है वो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 116.20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 9 कर्मचारियों का औसत कागजी का समय 6 घंटे है। मेरे हिसाब से 10वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 9 कर्मचारियों का औसत कागजी समय 6 घंटे का है। 9 कर्मचारी बैठते हैं, 6 घंटे तक काम करते हैं। एक नए कर्मचारी के शामिल होने से औसत कागजी घंटे बढ़कर 7 घंटे हो जाते हैं। नए कर्मचारी के कागजी घंटे बताओ। भाई मेरे को क्या बोला इसने कि 9 के जो है वो टाइम जो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो 6 आवर्स है। उसने बोला एक नया बंदा आ गया, यानी कि 10 बंदे हो गए। अब जो काम कर रहे हैं वो 7 घंटे कर रहे हैं एवरेज रूप से। मैंने बोला 1 घंटा बढ़ गया, क्यों बढ़ी, कितने पे बढ़ गया, 10 पे बढ़ गया। अगर 1 घंटा बढ़ गया, 10 पे बढ़ गया, यानी कि 10 आवर्स जो टोटल में 10 आवर्स ऐड हो गए। और पहले कितने घंटे काम हो रहा था, पहले 6 घंटे काम हो रहा था। तो नए बंदे को क्या करना पड़ेगा, एक तो एवरेज पहले वाला लेके आना पड़ेगा, साथ में 10 घंटे फालतू लेके आने पड़ेंगे। यानी कि नया बंदा जो है अगर वो 16 आवर्स काम करता है तो हमारे एवरेज में 1 प्लस हो जाएगा। ये तरीका मैंने आपको अच्छे से एलेबोरेट करके पहले क्लासेस में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो मेरे को दिख रहा है कि अंडर रूट से 9 बाहर आएगा, ये 13 बाहर आएगा, ये 12 बाहर आएगा, ये 4 बाहर आएगा। अब अंडर रूट आपको अगर सर्व्स एंड इंडाइसेस नहीं आते हैं तो आप एक बार फ्रैक्शंस वगैरह अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे कराने का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन 2019 से 23 तक वॉशिंग मशीन की बिक्री को दर्शाता है। बार ग्राफ 2019 से 23 तक की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, 2020 से 21 तक बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2020 से 21 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने देखा अगर मैं नंबर्स में देखूं तो 8000 की वृद्धि दिखा रहा है। अगर 8000 की वृद्धि दिखा रहा है, 20 से 21 की तुलना कर रहा है, तो हमारी बेस कितना हो गया, हमारा 10,000 हो गया। हमने 10,000 नीचे डाल दिया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो यहां से खत्म, तो हमारा 80% जो है वो यहां से राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखने में एक बार को मेरे को ही लगा था ये गलत है कि क्यूब से अंडर रूट कैसे कटेगा, लेकिन कटेगा। अब देखो कैसे कटेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो 4 की क्यूब क्या होता है, 4 की क्यूब होता है हमारा 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये क्यूब में और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब मैंने जब इनको प्लस करा तो मेरे को पता चला 100 की क्यूब और उसके ऊपर अंडर रूट है और बटे में है 2, बटे में है 2। मैंने 100 की क्यूब को तोड़ा तो मेरे को पता चला 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटे में 2, ये अंडर रूट में। मैंने बोला अंडर रूट से अगर पर में से 10 निकल के आएगा तो ये 1000 निकल के आएगा बाहर और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 500 जो है, सॉरी 500 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है वो अभी आया था, अभी पीछे दूसरा तीसरा चौथा जो क्वेश्चन था एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ वाला। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सरल बनाएं। अब ये सिंपल सा
कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, अब इसमें मैं क्या करूं? अब 2564 की मल्टीप्लाई 24 में करा के मैं कर क्या लूंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू बनेगी 1/4, 1/4 से जब इसको काटोगे 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू बनेगी 3/4, 4 से इसको काटोगे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 420, 420 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये करना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। मेरे को अंतर पता करना है, डिफरेंस पता करना है, ठीक है। 2000 रुपए एक वर्ष के लिए, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, एक वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि 6% वार्षिक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि 3% और 3% की बात कर रहा है। 3% और 3% की बात कर रहा है। अगर 3% और 3% की बात कर रहा है, साल में 2 बार टूट जाएगा। तो मैं दोबारा से अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं इतने दिनों बाद भी, तो मेरे को लगता है कि ये बेवकूफों वाली बात होगी। मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भैया जी जो डिफरेंस होगा वो पहले साल के ऊपर दोबारा से रेट लगा देंगे, पहले साल के ऊपर 3 के ऊपर रेट लगा देंगे यानी कि परसेंट हटाएंगे तो 100 कर देंगे, तो यहां से 0.9 निकल के आएगा। बाकी आप इसमें भी डाल के देख सकते हो, एक बार आप इसमें डाल के देखना, फिर एक बार इसको समझना दोबारा से, क्योंकि मैंने पीछे भी समझाया थोड़ी देर पहले। 0.9% जो है वो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। 0.9% प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000, हमें कितना निकालना है 0.9% को हटाएंगे नीचे 100, इस जीरो को हटाएंगे तो ये यहां से कट हो जाएगा, और सॉरी ये 0.09 निकल के आएगा ना, 0.09, और यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगी, यहाँ नीचे एक और जीरो आ जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.8 रुपीज, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे तो मैं दोबारा से एक बार करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से अभाज्य? अब इसका तो देखो कोई, वैसे इसका 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन ना तो मैंने कभी याद करा, ना इस तरह के क्वेश्चन में फंसने की कोशिश करी। मेरे को सीधी सीधी 4 डिजिट दी हुई है, 13 का पहाड़ा पढ़ता चलूंगा और अपना काटता चलूंगा। एक ही नंबर तो चाहिए, पहले पे लगाऊंगा, दूसरे पे मेरे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें फालतू में 13 की डिविजिबिलिटी रूल लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो अपने आप में लगाना थोड़ा भारी है। जैसे 2 का है लास्ट में 2 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 4 का है लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे 5 का है लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, जैसे 3 का है कि सम 3 से डिवाइड हो, 9 का है कि सम 9 से डिवाइड हो, लेकिन 13 का थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। याद 7 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे याद करना ही भारी है मेरे हिसाब से। तो इससे बढ़िया 4 अंकों की संख्या 13 से डिवाइड करके देख लो, सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन पे। बस क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमको इसको जूम आउट करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, हो गया फिट। निम्नलिखित बार ग्राफ वर्ष 2022 में 5 कंपनियों DEFGH की आय और व्यय को दर्शाता है। वर्ष 2022 में आय के प्रतिशत के रूप में किस कंपनी का सबसे अधिक नुकसान हुआ? मेरे से बोला आय दिख रही है मेरे को, व्यय दिख रहा है। अब मेरे को दिख रहा है बार ग्राफ में ज्यादातर जो है व्यय जो है वो आय से बड़ा है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पे आय अधिक है और व्यय कम है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 2022 में आय के प्रतिशत के रूप में किस कंपनी को सबसे अधिक नुकसान हुआ, तो मेरे को सारे निकालने पड़ेंगे। मैं पहले डी को देखता हूं, डी में मेरे को दिख रहा है कि 5 का लॉस हुआ है। अब आय कितनी थी, आय के प्रतिशत के रूप में बोला तो आय को नीचे रखेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 पचम 25 और 5 दूनी 10 यानी कि 20%, 20% इसको लॉस हो गया। अगली कंपनी हमारी ई है, ई में देखूं तो मैं फिर मेरे को देखने को मिलता है कि 5% का लॉस हुआ है। अब यहाँ ज्यादा होगा यहाँ कम होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको काट के दिखा देता हूँ।
5 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 निम 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम एकम, और यहाँ पे परसेंट 11.11% जो है हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। मैंने तीसरी कंपनी उठाई एफ, मेरे को यहाँ पे 10 का लॉस दिखाई दिया। मैंने बोला एफ में जो है वो 10 का लॉस है, कितने पे 30 पे 10 का लॉस है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। 30 ये जीरो कट जाएगी तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3 तिया 9, 10 का लॉस है ना, हाँ 10 का लॉस है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33%। मैंने बोला जी को भी देख ही लेते हैं जब इतना कर रहे हैं तो, क्योंकि ये तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इसका तो कुछ है नहीं। जी में मैंने देखा कि 10 का लॉस है, कितने पे 40 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, और यहां से मेरे को ये पता चला कि ये 25% का लॉस करा रहा है। एच मेरे को दिख ही रहा है, एच तो प्रॉफिट का केस है, एच तो लॉस का केस है ही नहीं। अगर आपसे पूछ लेता कौन सी कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो सीधे सीधे एच में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए बोलता तो वो निकाल देते। मैंने बोला यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो मेरे को एफ में वो दिख रहा है लॉस, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि एक बिक्री में एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट थी, 15 की छूट यहां मिल गई इसको, ठीक है। फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है एक महिला ने एक शर्ट खरीदी, नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 20% की एक और छूट मिल गई, सेकेंड छूट मेरे को यहाँ पे दे दी इसने, और एक वफादार ग्राहक होने के लिए अतिरिक्त 30% की छूट मिल गई। यानी कि इस केस में शर्ट पे 3 छूटें मिली, 15 की, 20 की, 30 की। उसने नगद के रूप में 1428 रुपए पे किए, यानी कि सीपी जो है वो मेरा 1428 है। मेरे से अंकित मूल्य पूछा है, मैंने बोला भाई अंकित मूल्य, जो सपोज कर लो कि एमपी अगर मेरा एमपी होता और 15% की मैं उस पर छूट दे देता, तो भैया जो मेरा सीपी बनता वो मेरा 100 में से 85 घटा 15 घटा दूंगा तो 85% बनता। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिख लेते हैं, और सॉरी बराबर नहीं लिख दिया। अगर फिर उसके बाद उसने मेरे को सेकंड और छूट दी, सेकंड छूट दी, तो सेकंड छूट कितने की दी, सेकंड छूट 20% की दी। मैं 100 में से 20 घटा लेता हूं तो 80%, 80 बाई 100। फिर मेरे से उसने थर्ड छूट और दी, थर्ड छूट उसने वफादार ग्राहक होने के नाते 30% की दी। 100 में से घटाऊंगा भाई एमपी 100 होगा, तो मैं 30 को घटा दूंगा तो सीपी जो हो जाएगा उस औरत के लिए वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 70 बाई 100। अब ये जो है वो मेरा टोटल सीपी के बराबर आ गया, यानी कि 1428 के बराबर आ गया। अब मैं काटा पीटी कर लेता हूँ जो मेरे को दिखता है। मैंने बोला इसको इससे काट देते हैं, 5 से इसको 17 बोल देते हैं, 5 से इसको 2 बोल देते हैं, और यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, और 17 से या 7 से इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। 8 से काट लेते हैं, 8 से नहीं ये कट जाएगा ना, 2 चौक से कट जाएगा, सॉरी 2 ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, और 17 तिया 51 काट लेते हैं, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहां से ये 2 जीरो और ये 1 जीरो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, तो मेरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 के आगे 3 जीरो, यानी कि 3000 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होगी, और आप लोग मेरे को एक बार बताना अगर वॉइस की दिक्कत आप लोगों को भी महसूस होती है, क्योंकि किसी ने मेरे को बोला तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वॉइस की दिक्कत अगर महसूस होती है तो आप मेरे को एक बार बता सकते हो, मैं फिर देखता हूँ कुछ चेंज करके इसमें। ठीक है, बाकी आप लोगों से शायद शाम को मुलाकात होगी एक नई सीरीज के साथ, एक किसी नए एग्जाम के साथ। ठीक है, और मिलते रहेंगे, धन्यवाद।